बच्चों, हम कहानी नमक का दरोगा के प्रश्नोत्तर डिस्कस कर रहे हैं। तो कुछ प्रश्न हम डिस्कस कर चुके हैं, शेष प्रश्नोत्तर हम अब डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं हम शेष प्रश्नोत्तर। देखते हैं प्रश्न नंबर 5। नमक का दारोगा कहानी के कोई दो अन्य शीर्षक बताते हुए उसके आधार को भी स्पष्ट कीजिए। ये कहानी का जो शीर्षक है नमक का दारोगा, इसके दूसरे अन्य शीर्षक भी हो सकते हैं। आपके विचार से वो कौन कौन से शीर्षक हो सकते हैं और क्यों, उसके आधार को भी स्पष्ट करना है। मतलब क्यों सोचते हैं आप कि इसके अलावा ये शीर्षक होने चाहिए। आप सोच करके लिख सकते हैं। जैसे हम डिस्कस कर सकते हैं कि जैसे एक इसका शीर्षक हो सकता है सत्य की जीत। क्यों? क्योंकि इसका जो नायक है वंशीधर, वह सत्य पर अडिग रहता है और अंत में उसकी सत्य की जीत होती है। और जो भ्रष्टाचारी है, भ्रष्ट व्यक्तित्व है अलोपीदीन, वो सही हो जाता है और उसके आगे झुक जाता है। तो यह शीर्षक कहानी का केंद्रीय भाव है, मूल उद्देश्य है। वंशीधर को सत्य के रास्ते पर चलने में कठोर संघर्ष का सामना करना पड़ता है, यहाँ तक कि उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया जाता है, परंतु वे विचलित नहीं होते हैं। कहानी के अंत में भ्रष्ट अलोपीदीन उनके यहाँ आता है और अपने किए पर पश्चाताप प्रकट करते हुए वंशीधर को अपनी संपत्ति का प्रबंधक नियुक्त करता है। अतः सत्य की जीत शीर्षक कहानी के लिए उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। तो यहाँ हमने बताया कि सत्य की जीत शीर्षक हो सकता है और उसका आधार भी हमने स्पष्ट किया। दूसरा, नैतिकता का मूल्य। यह हो सकता है यह कहानी नैतिक मूल्यों पर आधारित है। ईमानदारी के महत्व को कहानी में रेखांकित किया गया है। यह कहानी जीवन मूल्यों के प्रति आस्था को बनाए रखने में सक्षम है। अतः कहानी का दूसरा उपयुक्त शीर्षक नैतिकता का मूल्य हो सकता है। अगला प्रश्न देखें। कहानी के अंत में अलोपीदीन के द्वारा वंशीधर को नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। आप इस कहानी का अंत कैसे करते? इसमें आपको बताना है कि अलोपीदीन वंशीधर को नियुक्त करने के लिए क्यों तैयार हुआ, उसके मन में ये वंशीधर को ही नियुक्त करने का विचार क्यों आया। इसके लिए आपको तर्क देने हैं। और यदि आप इस कहानी के लेखक होते तो इस कहानी का अंत कैसे करते, ये आपको स्पष्ट करना है उत्तर में। कहानी के अंत में अलोपीदीन द्वारा वंशीधर को नियुक्त करने के पीछे यह कारण हो सकता है कि उसने अब तक बेईमान, भ्रष्ट और बिकाऊ लोग ही देखे थे। चूँकि वह स्वयं लालची, धनलोलुप व्यक्ति था, जिसने बड़े से बड़े अधिकारियों को भी रिश्वत के बल पर अपना गुलाम बना लिया था। केवल वंशीधर ही एक उसे ऐसा व्यक्ति मिला जो हजारों रुपयों का लालच देने पर भी अपने ईमान से डिगा नहीं, अटल रहा। अलोपीदीन अतुल संपत्ति का मालिक था। उसकी संपत्ति की सुरक्षा जिनके हाथों में थी वे भी बेईमान ही थे, ये वह जानता था। अतः उसे अपनी संपत्ति की सुरक्षा हेतु ऐसे ही दृढ़ चरित्र वाले एक प्रबंधक की आवश्यकता थी, क्योंकि व्यक्ति स्वयं कितना ही बेईमान हो, भ्रष्ट हो, पर उसे कर्मचारी ईमानदार एवं सच्चा ही चाहिए होता है। इसलिए उसने उसे नियुक्त किया और यही कारण उसके पीछे हो सकते हैं। मैं भी इस कहानी का अंत इसी प्रकार अच्छाई की जीत दिखाकर ही करता या करती। पाठ के आसपास में अगला एक प्रश्न है। दारोगा वंशीधर गैर कानूनी कार्यों की वजह से पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार करता है, लेकिन कहानी के अंत में इसी पंडित अलोपीदीन की सहृदयता पर मुग्ध होकर उसके यहाँ मैनेजर की नौकरी को तैयार हो जाता है। आपके विचार से वंशीधर का ऐसा करना उचित था? आप उसकी जगह होते तो क्या करते? जैसा कि आपने पढ़ा समझा कि जो है अलोपीदीन जो गैर कानूनी कार्य कर रहा था, उसके लिए वंशीधर ने उसको हर स्थिति में गिरफ्तार कर लिया, किसी भी लालच का विरोध करके, हर तरह के लालच का विरोध करके। इतना सारा पैसा उसने रिश्वत के रूप में ऑफ़र किया उसको, लेकिन वह नहीं माना।
लेकिन पंडित अलोपीदीन की सहृदयता उसको नज़र आई बाद में कि ये तो बहुत ही दयालु किस्म के हैं, और उसी बात पर मुग्ध होकर उन्होंने वहाँ मैनेजर की नौकरी के लिए वे तैयार हो गए। उनके यहाँ प्रबंधक बनने को उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए। तो क्या उसका ऐसा करना उचित था, बताइए? और आप उसकी जगह होते तो क्या करते? ये सोच करके आपको अपने हिसाब से उत्तर देना है। हम डिस्कस करते हैं कि दृढ़ चरित्र वाले ईमानदार वंशीधर का अलोपीदीन जैसे भ्रष्ट व्यापारी के यहाँ नौकरी करना सर्वथा अनुचित था। मैं वंशीधर की जगह होता या होती तो कदापि उसकी नौकरी स्वीकार न करता या नहीं करती। मैं उसको धन्यवाद देते हुए उसके जागृत व्यक्तित्व से खुश होती या होता, किंतु स्पष्ट शब्दों में कहता कि जिस प्रकार के कार्य का प्रबंधक मुझे आप बनाना चाहते हैं, उस प्रकार का कार्य स्वीकार करना मेरे स्वभाव के विपरीत है। उस प्रकार का कार्य मतलब जो उसकी संपत्ति है वो काला धन ही तो हुआ। तो जब वंशीधर एक सच्चा व्यक्ति था, ईमानदार व्यक्ति था, खुद रिश्वत नहीं लेता था, भ्रष्टाचारी नहीं था, तो वो भ्रष्ट व्यक्ति की नौकरी करना कैसे स्वीकार कर सकता था? उसको स्वीकार नहीं करनी चाहिए थी। हालांकि जो उसका हृदय परिवर्तन हुआ था अलोपीदीन का, उसका उसे सम्मान करना चाहिए था, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए थी। मुझसे यह सब सहन कर पाना संभव नहीं था। अगर मैं उसकी जगह होता या होती तो उनसे हाथ जोड़ करके विनय पूर्वक मना कर देती कि, और उनसे कह देती या कह देता कि आप किसी अन्य व्यक्ति को तलाश करके नियुक्त कर लें, लेकिन मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ जो कि आपने मुझे इस पद के लिए मेरे बारे में विचार किया। इसी में अगला प्रश्न देखें। नमक विभाग के दरोगा पद के लिए बड़ों का जी लल जाता था। वर्तमान समाज में ऐसा कौन सा पद होगा जिसे पाने के लिए लोग लालायित रहते होंगे और क्यों? नमक का दरोगा कहानी में जो नमक का दरोगा पद है उसको पाने के लिए बड़े बड़े वकील भी लालायित रहते थे। क्यों? क्योंकि वह रिश्वतखोरी वाला पद था, वहाँ पर ऊपरी आय बहुत होती थी। और वर्तमान समय में भी अनेक ऐसे विभाग हैं जिनको पाने के लिए लोग लालायित रहते हैं। जैसे वर्तमान समय में अगर हम देखें तो लोग आयकर, बिक्री कर, आयात निर्यात जैसे विभागों में पद पाने के लिए उत्सुक रहते हैं, क्योंकि इन विभागों में खुलेआम रिश्वत ली जाती है और दी जाती है। वर्तमान समाज के लोग भी ऊपर की आय को महत्व देते हैं। इन विभागों में लोग इसलिए भी जाना चाहते हैं क्योंकि इनमें खाने कमाने के अवसर ही अवसर होते हैं, साथ ही साथ पद का रौब भी रहता है। तो ऐसा पद जिसमें हमारा रौब भी चलता है और इनकम भी खूब होती है, मासिक आय बची रहती है, तो ऐसा सभी लोग आज के ज़माने में भी चाहते ही हैं। इसलिए ही ऐसे पदों के लिए लोग लालायित रहते होंगे। अगला प्रश्न आप देखें। अपने अनुभवों के आधार पर बताइए कि जब आपके तर्कों ने आपके भ्रम को पुष्ट किया हो। सबसे पहले तो आप प्रश्न समझें। तर्कों ने भ्रम को पुष्ट किया हो। भ्रम मतलब हम किसी चीज़ को देख रहे हैं तो जिस अवस्था में वो हमें दिखाई दे रही है उसी को हम सत्य मान लेते हैं, लेकिन जो असलियत होती है, जो सत्यता होती है, वो उसके विपरीत होती है। जैसे हम कह सकते हैं कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो हम जब उस स्थिति में होते हैं और हम उस सिचुएशन को देखते हैं तो हम उसी पर विश्वास कर लेते हैं। लेकिन फिर ऐसा भी होता है कि जिस चीज़ को हम समझ रहे हैं कुछ और, लेकिन हमें वास्तविकता पता चलती है तो वह चीज़ निकलती है बिल्कुल उसके उलट। तो क्या कभी आपने ऐसा अनुभव किया है? तो वो आप अनुभव के आधार पर लिख सकते हैं यदि आपको कोई अनुभव हुआ है तो। प्रश्न समझ में आ गया? ठीक है, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं अपने तरीके से। आप इसको अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। जैसे समाज के बुद्धिजीवी कहे जाने वाले
व बड़ी बड़ी बातों को कहने वाले लोगों को देखकर मुझे भ्रम होता था कि शायद ये लोग समाज से भ्रष्टाचार और शोषण दूर करने में लगे हुए हैं। ये जैसे एनजीओ वगैरह जो चल रहे होते हैं, या जो समाज के गरीब वर्ग को के प्रति सहानुभूति रखने वाले लोग होते हैं, वो जो दिखाई देते हैं, तो उनको देख करके हमें लगता है कि ये तो बुद्धिजीवी हैं और समाज से शोषण और भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए पुरजोर कोशिश में लगे हुए हैं। परंतु जब मुझे अपने एक ऐसे ही बुद्धिजीवी एवं तथाकथित साम्यवादी मित्र के आचरण को निकट से देखने का अवसर मिला, तो पता चला कि उसके चरित्र में तो ईमानदारी का नाम तक शामिल नहीं है। वो दिखाई कुछ और देते हैं, लेकिन उनकी वास्तविकता उससे बिल्कुल उलट है। उसके सिद्धांत कुछ और हैं तथा व्यवहार कुछ और। जब मैंने बौद्धिकता एवं तार्किकता से विचार किया तो मेरा भ्रम टूट गया। अब मुझे समझ में आ गया कि छद्म चेहरा लगाए लोगों से समाज में परिवर्तन की अपेक्षा करना उचित नहीं है। यानी हम ऐसा देख सकते हैं समाज में कि जो लोग जिस रूप में दिखाई देते हैं, उनका वास्तविक रूप उससे उलट होता है। ऐसा हम सभी कई बार अनुभव कर चुके हैं। अनुभव हमें अक्सर होता ही रहता है। कहते हैं ना कि समाज में लोग मुखौटा ओढ़ करके चलते हैं, मुखौटा लगा करके चलते हैं, तो यही वह मुखौटा होता है कि लोग अपने आप को दिखाना बहुत अच्छा चाहते हैं। कोई भी अपने आप को बुरा प्रदर्शित करना नहीं चाहता, लेकिन अच्छा बनने के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है, बहुत कुछ खोना पड़ता है, तब आप समाज में अच्छे बन पाते हो वास्तविक रूप में। तो वो त्याग करना, अपने आप को, अपने बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना सबके लिए संभव नहीं होता है। सब अपना स्वार्थ सिद्धि करने में लगे रहते हैं। तो ऐसा हम इस भ्रष्ट समाज में देख सकते हैं। यदि आपने अनुभव से देखा है तो आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। एक प्रश्न और देखें। लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। यह वाक्य समाज में लड़कियों की स्थिति की किस वास्तविकता को प्रकट करता है? ये जो उक्ति है वह वंशीधर के पिता ने वंशीधर से कही है। किस संदर्भ में कही है? जब वो उनको कह रहे हैं कि तुम जो नौकरी है ऐसी ढूंढना जिसमें ऊपरी आय हो, क्योंकि ऊपरी आय से ही व्यक्ति समृद्ध होता है। और इसके लिए वो तर्क देते हुए कहते हैं कि तुम्हारी बहनें हैं जो कि बढ़ती चली जा रही हैं, लड़कियां हैं घास फूस की तरह बढ़ रही हैं। तो यहाँ पर प्रेमचंद जी ने समाज में जो लड़कियों की स्थिति है, वह जो उनकी वास्तविक स्थिति है उसको दर्शाया है ना। यह वाक्य समाज में लड़कियों के प्रति लोगों की निम्न मानसिकता को व्यक्त करता है। लड़कियों के युवा होते ही माता पिता को उनके विवाह आदि की चिंता सताने लगती है। विवाह के लिए दहेज इकट्ठा करना पड़ता है। परिवार को ही नहीं बल्कि समाज को भी वे आर्थिक बोझ लगने लगती हैं। तो इसीलिए उनकी तुलना उन्होंने घास फूस से कर डाली है। अब आप इसको देखें कि घास फूस एक तो बढ़ती है, अनचाहे बढ़ जाती है कहीं भी, तो इसी तरह से लड़कियां भी बढ़ती हुई जल्दी दिखाई देती हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि घास फूस का कोई महत्व नहीं होता है किसी की भी नज़रों में। तो यहाँ भी लड़कियों को घास फूस के समान बताकर उनके भी महत्व को कम कर दिया गया है, अर्थात समाज में लड़कियों का महत्व ना के बराबर था। तो ये प्रश्नोत्तर थे जो हमने डिस्कस किए। अब आप इनको कॉपी में कर लीजिएगा। तो ये पाठ पूरा हुआ। अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में नए पाठ के साथ।